जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम से आगे पढ़ते हैं। और पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो फीमेल ओवरी से निकलता है वो एक प्रकार का टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब क्या है? टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब क्या है कि वो वास्तविक में अस्थायी रूप से वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम तो नहीं करता है, लेकिन कुछ खास समय के लिए जब उसकी आवश्यकता है तो उसको कहें तो अल्पकाल के लिए वो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, वो हार्मोन निकालता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि प्रेगनेंसी के लिए, जो कि ये जो गर्भावस्था का जो समय होता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो ये प्रेगनेंसी है उसमें ये हार्मोन काफ़ी मदद भी पहुंचाता है। तो उसका क्या काम है, इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन, तो इससे दो प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा भी हार्मोन है, लेकिन जो मुख्य हार्मोन है ये दो है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर हमने लिखा कि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है। तो उससे पहले हम एक बार फिर से समझते हैं कि गर्भाशय की संरचना कैसी है। ठीक है, यहाँ से क्या ये निकल रहा है? ये निकल रहा है आपको फैलोपियन ट्यूब, जो कि आगे जाकर ये हो गया आपको एम्पुला, यहाँ पे हो गया अंडाशय, ये हो गया अंडाशय। तो ये जो देखिए फैलोपियन ट्यूब, ये जो है इसको क्या कहेंगे? यूटेरस। इसको क्या कहेंगे? यूटेरस। यूटेरस यानी गर्भाशय। यूटेरस यानी गर्भाशय। तो गर्भाशय का जो है 3 लेयर होता है। गर्भाशय का कितना लेयर होता है? 3 लेयर। तो ये जो अंदर का जो लेयर है उसका नाम है, ये जो अंदर का लेयर है इसका नाम है इंडोमेट्रियम। क्या नाम है? इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम का ये है आपको इंडोमेट्रियम, अंदर का जो झिल्ली है। चूँकि प्रेगनेंसी हो चुका है, जो निषेचन की क्रिया थी वो हो चुकी है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो चुका है, तो आगे क्या होगा? अब आगे होगा जायगोट का निर्माण होगा, और जायगोट का निर्माण होने के बाद क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण विकसित होगा। अब उसका भ्रूण जो है यहाँ पर कहाँ पे आएगा? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा। तो आप सोचिए कि उसके लिए क्या होगा? ये जो गर्भाशय का जो दीवार है लगभग 3 mm से 5 mm तक मोटा हो जाता है। पहले जितना उससे ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं, अपने घर हो या जहाँ भी रहते हैं, तो जब आप अपने लिए कोई बिछावन को लगाते हैं जहाँ पे आप सोते हैं, तो क्या करते हैं कि आराम से बेडशीट है, गद्दा है, जैसे है वैसे हम लोग सो जाते हैं। एक गद्दा है, उस पर एक बेडशीट लगा के, तकिया लगा के सो जाते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि जब घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं, जब कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं कि थोड़ा बेडशीट को चेंज कर देते हैं, गद्दा देख लेते हैं अच्छा है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसमें गद्दा के ऊपर एक और गद्दा देके थोड़ा मोटा कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, साफ़ सुथरा थोड़ा घर को अच्छा से कर देते हैं, ताकि क्या हो, जो आने वाले मेहमान हो उनका स्वागत अच्छे ढंग से हो सके और वो आरामदायक फील कर सके, वो एक रिलैक्स ढंग से उनका लगे कि हाँ मेरा कोई स्वागत हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करता है, और जायगोट ही आगे चलकर भ्रूण के रूप में गर्भाशय में विकसित होगा, जो शिशु को जन्म देगा। तो यहाँ पर तो गर्भाशय की दीवार पतली थी, लेकिन चूंकि अब इसमें भ्रूण का विकास होगा, ये जो भ्रूण है इसको हम बना रहे हैं दूसरे कलर से। अब ये जो सपोज कीजिए कि ये भ्रूण है, अब तो इसका विकास होगा। तो विकास होगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा? बनेगा प्लेसेंटा, यहाँ से, है ना। अब भ्रूण का जो विकास होगा तो इसके लिए क्या है? ये जो लेयर है ये इंडोमेट्रियम का और थोड़ा सा ऐसे मोटा हो जाएगा। ठीक है, और मोटा गद्देदार हो जाएगा। पहले जितना था उससे ज़्यादा ये गद्देदार, एकदम कुशन लाइक हो जाएगा, ताकि भ्रूण का विकास आराम से हो, उसको किसी प्रकार का जर्क नहीं लगे और ये मदद करे। इसी चीज़ को हमने लिखा है कि गर्भाशय की भीतरी दीवार इंडोमेट्रियम को और ज़्यादा मोटा बनाता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्या है कि ये डेसिडुअल सेल का निर्माण करता है, और ये डेसिडुअल सेल क्या करता है कि ये जो भ्रूण है
तो प्लेसेंटा का निर्माण जब होगा तब तो माँ जो खाना खाएगी, माँ के ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जब भ्रूणावस्था होता है तो डेसिडुअल सेल भी उसको न्यूरिश करता है, उसका पालन पोषण करता है, भोजन प्रदान करता है। और ये सब काम किसके निगरानी में होता है? प्रोजेस्टेरोन के कारण। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेसिडुअल सेल का निर्माण करेगा, जो डेसिडुअल सेल क्या करेगा? डेसिडुअल सेल के कारण ही भ्रूण को पोषण हो पाएगा, उसका नरिशमेंट हो पाएगा। ठीक है। और ये जो क्या करेगा कि गर्भाशय को रिलैक्सिंग स्टेज में लाएगा। अब सपोज कीजिए गर्भाशय का आकार यहाँ पर इतना है। अब जब इसमें भ्रूण का निर्माण होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर प्रेशर लगेगा। जब भ्रूण का निर्माण होगा तो दोनों साइड प्रेशर लगाएगा, इधर भी, ऊपर की ओर भी, नीचे की ओर भी, क्योंकि जब भ्रूण का नहीं गया था गर्भाशय में तो गर्भाशय छोटा था, लेकिन जब भ्रूण का जैसे जैसे विकास हो रहा है तो क्या होगा? पेट आगे की ओर निकलेगा, तो गर्भाशय पर क्या होगा? गर्भाशय की दीवार पर बल लगेगा। तो बल लगेगा तो इसको रिलैक्स करता है, यहाँ की जो मांसपेशी सब है उसको रिलैक्स कर देता है, ताकि आराम से वो इलास्टिक ढंग से वो फैल सके। हम लोग देखते क्या, जब गर्भावस्था का जब समय रहता है तो देखते हैं स्त्रियों के शरीर का जो पेट का आकार है वो बाहर की ओर निकलता है। ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल स्टेज में जो रहता है वैसा ही रहता है, बल्कि गर्भावस्था में पेट का आकार बाहर की ओर निकलता है। और वो जो निकलने में, जो रिलैक्स करने में गर्भाशय को मदद कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। अगर सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? क्योंकि भ्रूण का तो विकास अंदर में हो रहा है, लेकिन गर्भाशय का जो दीवार है वो एकदम फिक्स हो गया, वो तो क्या कहें, लचीलापन नहीं है, रबर के तरह वो तो फैल नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा? शिशु तो यहाँ पर जो भ्रूण है वो तो मरेगा, तो एबॉर्शन हो जाएगा, वो बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है। तो एबॉर्शन को रोकने के लिए रिलैक्सिंग इफेक्ट जो है गर्भाशय में कौन डालता है? प्रोजेस्टेरोन। और एक और इसका काम है, वो भी महत्वपूर्ण है, और वो काम है कि जब एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी जब गर्भधारण हो जाता है, तो अगला महीना जो आने वाला जो पीरियड होता है वो बंद हो जाता है। प्रेगनेंसी का पहला सिग्नल यही होता है। जब प्रेगनेंसी हो गया, गर्भधारण हो गया, तो क्या होता है कि अब नेक्स्ट मंथ से जो, क्योंकि पीरियड तो हर एक महीना आता था, मासिक धर्म तो हर एक महीना होता था, MC, लेकिन जब आज अगर इस महीना सपोज कीजिए कि जनवरी में अगर प्रेगनेंसी हुआ है तो फरवरी में अब क्या होगा? पीरियड नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो पीरियड है, नेक्स्ट पीरियड जो है जिसका सेक्रेटरी फेज होता है, जिसमें जो सेक्रेशन होता है, मतलब ब्लड बाहर निकलेगा, उस फेज को रोक देता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। कि अब तुम रुक जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भ्रूण विकसित हो रहे हैं, अब तुम तब तक रुके रहोगे जब तक कि यहाँ पर भ्रूण पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाए। ठीक है। तो ये सब जो काम होते हैं उसको कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। और ये कहाँ से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक शरीर में रहेगा? मादा शरीर के अंदर कब तक रहेगा? ये रहेगा लगभग 12 सप्ताह तक। 12 सप्ताह के बाद ये डिजेनरेट हो जाएगा, और उसके बाद जो इसके ये जो प्लेसेंटा है, जो भ्रूण से और माँ के बीच में जो जोड़ने का काम करता है, जिसको नाभि कहते हैं, तब वो अपना मोर्चा संभाल लेगा। लेकिन तब तक कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है। तो चूंकि ये टेम्पोरली काम करता है, कुछ समय के लिए काम करता है, आंशिक काल के लिए काम करता है, अल्पकाल के लिए काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कॉर्पस ल्यूटियम को इंडोक्राइन, ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है। आप इसको नोट डाउन कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने में। थैंक यू, धन्यवाद।